हेलो बच्चों, मैं हूँ मेधा और आज हम अध्ययन कर रहे हैं विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 फसल उत्पादन अभ्यास 10। आइए अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। नंबर 1, सही विकल्प का चुनाव करके लिखिए। प्रश्न नंबर का, निम्नलिखित में रबी की फसल है। ऑप्शन है आ धान, बा मक्का, सा मूंगफली, दा गेहूँ। तो रबी की फसल है गेहूँ, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर दा के साथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर खा, निम्नलिखित में खरपतवार नाशी है। आ यूरिया, व कंपोस्ट, सा मेटाक्लोर, दा अमोनिया फास्फेट। तो खरपतवार नाशी एक दवाई होती है जो कि फसलों में घास को खत्म करने के लिए डाली जाती है। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सा के साथ, मेटाक्लोर। अगला है प्रश्न नंबर गा, यूरिया उर्वरक है। आ नाइट्रोजनी, बा फास्फुरी, सा पोटेशिक, दा संयुक्त। तो यूरिया होता है नाइट्रोजन युक्त, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर आ के साथ, नाइट्रोजनी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर घा, साहीवाल है। ऑप्शन है गाय, भैंस, मछली, मुर्गी। तो साहीवाल एक गाय की नस्ल होती है, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर आ के साथ। अगला है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर का, उगाए जाने वाले एक ही किस्म के पौधे डैश कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाएंगे फसल, तो हम यहाँ भरेंगे फसल। अगला है प्रश्न नंबर खा, तरबूज, खरबूजा, मक्का आदि के लिए डैश मिट्टी उपयुक्त है। तो ये उपयुक्त मिट्टी होती है बलुई मिट्टी, तो हम भरेंगे बलुई। अगला है प्रश्न नंबर गा, बुआई के लिए प्रयुक्त यंत्र डैश है। तो ये प्रयुक्त यंत्र डिबलर होता है, जो को हिंदी में उसको बीज बेधक भी कहते हैं। अगला है प्रश्न नंबर घा, सोनालिका डैश की उन्नत किस्म है जो संकरण के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। गेहूं की उन्नत किस्म सोनालिका एक गेहूं की किस्म का नाम है। नंबर डा, काटला रोहू डैश जल में पाई जाने वाली मछली है। तो ये अलवड़ीय जल में पाई जाती है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3, मिलान। सही जोड़े बनाएं। तो ये मिलान करेंगे हम, ये पहले से मिले हुए हैं, फिर भी हम एक बार इन्हें देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो नंबर 1 है डिबलर। डिबलर का क्या काम होता है? बुआई की विधि है ये डिबलर एक, तो हम मिलाएंगे सा से। खा है साइलो। साइलो एक हमने पढ़ा है कि भंडारण की विधि होती है, तो ये है, पहले से मिलाएंगे इसको खा को। गा है साहीवाल। साहीवाल एक गाय की नस्ल है, तो गा को मिलाएंगे दा से, गाय की नस्ल। अब है प्रश्न नंबर घा, सालमोन। सालमोन एक मछली की प्रजाति है, नस्ल है, तो हम मिलाएंगे बा से, घा को मिलाएंगे बा से। डा, वाइट लेग हॉर्न, इसको हम मिलाएंगे, ये मुर्गी की नस्ल होती है, तो हम मिलाएंगे रा से, डा को मिलाएंगे रा से। आगे है चा, सार्क। सार्क एक विटामिन ए और डी का अच्छा स्रोत है, तो इसको मिलाएंगे विटामिन ए और डी का स्रोत से, यानी चा को मिलाएंगे या से। ये हमारे मिलान हो गए। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न का, बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी में क्या अंतर है? उत्तर, बलुई मिट्टी चिकनी मिट्टी में यह अंतर है कि जिस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है उसे बलुई मिट्टी कहते हैं, तथा जिस मिट्टी में बालू की मात्रा कम होती है, मिट्टी के कण छोटे छोटे होते हैं, उन्हें चिकनी मिट्टी कहते हैं।
अगला है प्रश्न नंबर ख। जून से अक्टूबर माह में कौन कौन सी फसल बोई जाती हैं? उत्तर है जून से अक्टूबर माह तक बोई जाने वाली फसलें खरीफ फसल होती हैं, जैसे चावल, मूंगफली, मक्का आदि बोए जाते हैं। अगला है प्रश्न नंबर ग। बुआई के लिए बीज बेधक, जिसको कि इंग्लिश में डिबलर भी कहते हैं, का क्या महत्व है? उत्तर, बीज बेधक का प्रयोग बीज की गहराई में बोए जाने, ये यहाँ पर बीज पढ़ेंगे न कि बीज की गहराई में बोए जाने के लिए होता है। इसके द्वारा बीज समान दूरी पर तथा निश्चित गहराई तक बोए जा सकते हैं, जिसकी वजह से पक्षियों द्वारा बीज की क्षति की संभावना नहीं होती है, नहीं तो पक्षी बीज को क्या करेंगे? खा जाएंगे। अगला है प्रश्न नंबर घ। फसल चक्रण से क्या समझते हैं? उत्तर, फसल की अच्छी पैदावार के लिए भूमि सभी पोषक तत्व की पर्याप्त मात्रा अति आवश्यक है, यानी भूमि में सभी पोषक तत्व होने चाहिए। खेत में जब एक ही फसल वर्ष दर वर्ष लगाई जाती है तो भूमि की उर्वरता प्रभावित होती है। इसके लिए एक फसल के बाद दूसरी विकल्पी फसल उगाने की प्रथा है, जैसे गेहूं के बाद दलहन की फसल लगाई जाती है। अगला है प्रश्न नंबर डा। हरित क्रांति पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर है कृषि में सुधार लाने के उद्देश्य से इसके लिए प्रयास 1960 से शुरू किए गए हैं। इसे हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति की तहत कृषि के क्षेत्रों में आधुनिक कृषि यंत्रों जैसे ट्रैक्टर, हल, सिंचाई के साधन जैसे ट्यूबवेल, उन्नत बीज और कीटनाशक दवाओं तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसल उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। प्रश्न नंबर है चा। गाय और भैंस की दो उन्नत किस्मों के नाम लिखिए। उत्तर, गाय की नस्ल साहिवाल, होल्स्टीन और भैंस की नस्ल मुर्रा, मेहसाना, ये दो नस्ल हैं गाय और भैंस की। प्रश्न नंबर 6। ऊष्मायन काल किसे कहते हैं? ऊष्मायन काल किसे कहते हैं? उत्तर, मुर्गी अंडे पर बैठकर 2 से 21 दिन तक रहती है। इस अवधि को ऊष्मायन काल कहते हैं। इससे अंडे को नमी एवं उष्णता मिलती है। यह अंडे में भ्रूण के विकास एवं अंडों के स्फुटन में सहायक है। प्रश्न नंबर जा। अंडों की गुणवत्ता की जांच कैसे करेंगे? उत्तर, अंडों की गुणवत्ता की जांच गर्म पानी से भरे पात्र में कुछ अंडे डाल दीजिए। ध्यान से देखिए क्या यह तैरते रहते हैं या पानी में डूब जाते हैं। जो अंडे पानी में डूब जाते हैं वह अच्छी गुणवत्ता वाले हैं तथा जो तैरते रहते हैं वह खराब अंडे हैं। अगला है प्रश्न नंबर झा। एक कुक्कुट फार्म में पक्षियों को दिए जाने वाले आहार का वर्णन कीजिए। उत्तर, कुक्कुट आहार में डाले हुए दाने हरी खाद्य सामग्री होती है, जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा जैसे अनाजों को पीसकर इसमें कंकड़, बालू का चूना पत्थर का चूरा मिलाते हैं। कंकड़, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होने के कारण अंडे का कवच बनाने में सहायक होता है। मुर्गी को जल की पर्याप्त मात्रा दी जाती है। जल की मात्रा कम होने पर अंडे देने की क्षमता कम हो जाती है या अंडे देने की क्षमता में कमी आती है। प्रश्न नंबर 5। नाइट्रोजन चक्र को
चित्र की सहायता से समझाइए। उत्तर, नाइट्रोजन सभी खाद्य पदार्थों का एक आवश्यक अवयव है। हालांकि यह वायु में प्रचुर मात्रा लगभग 78% उपस्थित है, फिर भी पौधे इसे सीधे वायुमंडल से ग्रहण नहीं कर सकते। वायुमंडल की नाइट्रोजन की घुलनशील नाइट्रेटस में बदलने की क्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेटस में के रूप में निम्नलिखित विधियों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा नाइट्रोजन चक्र है, जो कि यहाँ से हम देखना शुरू करेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर देखते हैं, क्योंकि एक बार में ये पूरा चित्र दिखाई नहीं देगा। और वायुमंडलीय नाइट्रोजन से इसको बनाना शुरू करेंगे, और ये तड़ित बिजली कड़कने से क्या बनेगा, घुलनशील नाइट्रेटस के रूप में मिट्टी में। और ये इधर आएगा विनाइट्रीकरण जीवाणु द्वारा। ये यहाँ नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, सहजीवी जीवाणु और कृत्रिम उर्वरक, ये इसके द्वारा भी नाइट्रेटस में ये बदलेगा। ये 4 कंडीशन हैं जो कि इसको नाइट्रोजन को नाइट्रेटस के रूप में मिट्टी में बदल देता है, मिट्टी में मिला देता है। इसके बाद हम आएंगे, अब हमारी क्रिया अगली शुरू होगी मिट्टी द्वारा अवशोषण से। ये मिट्टी यहाँ से अवशोषण करेगी और पौधों में प्रोटीन के रूप में पहुँचेगी। मृत होने पर अवघटन के फलस्वरूप ये कहाँ जाएगी, नाइट्रोजन के यौगिक अमोनिया या नाइट्राइटस के रूप में बदल जाएगी। और ये नाइट्रीकारक जीवाणु होते हैं, वो भी इसको नाइट्रेटस में बदलने का कार्य करेंगे। आगे है भोजन के रूप में जंतु द्वारा लिया जाएगा। ये कुछ जंतु इसको भोजन के रूप में लेंगे। उसके बाद नाइट्रोजन के यौगिक हैं वो मलमूत्र के अपघटन से और मृत होने पर अवघटन से ये जंतु में के द्वारा ये वापस कहाँ जाएगी। ये फसल चक्र चल रहा है इस तरह से, जो बताया गोल गोल घूमता रहता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण और नाइट्रोजन चक्र ये है हमारा। प्रश्न नंबर 6, फसल की कटाई के लिए प्रयोग करने वाले हंसिया का चित्र बनाइए। इस हंसिया को बच्चों दराती भी कहते हैं। आइए चित्र देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, फसलों का भंडारण किस प्रकार का। प्रश्न नंबर 7, फसलों का भंडारण किस प्रकार किया जाता है, लिखिए। उत्तर, उपरोक्त पद्धति के द्वारा फसल उत्पादन के पश्चात उपस्थिति का भंडारण एक महत्वपूर्ण चरण है, जो कीड़े तथा अन्य छोटे जीवों से उपज को बहुत नुकसान होता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर अन्न के, यहाँ पर अन्न पढ़ेंगे, अन्न के भंडारण के लिए उन्नत भंडारण धातुओं के बर्तन साइलो का प्रयोग किया जाता है। भंडारण में तापमान का भी ध्यान रखा जाता है। जिन खाद्य अन्न में पानी की मात्रा कम होती है, जैसे अनाज, दाल इत्यादि, को कमरे के ताप पर सुरक्षित रखा जाता है। फल सब्जियों में पानी की मात्रा अधिक होने के कारण इन्हें कम ताप पर यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर संरक्षित किया जाता है।